हमारे पास व्यूअर्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैज़ान शुएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैज़ान, आप तुर्की बुर्सलारी के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं ना? आप काइंडली ज़रा मैसेज में बता दें ताकि हम 1-2 मिनट में इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके पास भी लिंक आ गया, आप काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जानने वाले भी जो आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, वो भी कर लें। ठीक है। चलें जी, 5 लोग इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं और शॉर्ट सा हम आज के अपने जो स्पीकर हैं हमारी, उनका इंट्रोडक्शन मैं आप दे देता हूं। उसके बाद जो है वो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये तुर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो हम ये कॉन्टीन्यूसली सेशंस करते रहेंगे ताकि जो है वो लोगों को हम इस हवाले से गाइड कर सकें कि किस तरह से वो अपनी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हैं। और उसके अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और उनका आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको हर वीक करते रहेंगे और दोनों जगह पे यूट्यूब पे भी अलग से और फेसबुक पे भी अलग से हम आते रहेंगे। तो आज की जो हमारी स्पीकर गेस्ट हैं वो सिमी रऊफ़ हैं और आप जो हैं वो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में कर रही हैं। लास्ट ईयर आपने जो है वो YTB के स्कॉलरशिप को ज्वाइन किया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ये आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगी और उसके बाद जो है वो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपने ख़यालात का इजहार भी करेंगी और आपको गाइड भी करेंगी कि किस तरह से आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। जी सिमी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले कासिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जी आपका शुक्रिया। बुलाया जो आपका शो गाइड शुक्रिया। करने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने और टाइम निकाला। तो जी जी। इसके अलावा मैंने एमफिल कंप्यूटर साइंस में किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैंने बीएस किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की। टीचिंग के अलावा मेरा इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में जॉब का एक्सपीरियंस है। टीचिंग मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में की है एज ए विजिटिंग लेक्चरर और कॉन्सर्ट्स में की है एज ए फुल टाइम लेक्चर। अब मैं यहाँ पर लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था तुर्की बुर्सलारी में। तो अब मैं इधर यहाँ पर अंकारा में इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ हम्म। और अभी तो फिलहाल टॉमर चल रही है मेरी। जी नेक्स्ट जी ईयर मेरी जी जी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। तो बस इतना मुख्तसर सा है चलें, तारुफ है। मुख्तसर आपने अपना अगर इंट्रोडक्शन इसका दे इसका दिया। मज़ीद उसके बाद कुछ जी, पूछना चाहते हैं जो तो पूछना हाँ जी। चाहें वो पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है हम ख़ास तौर पे आपको अपना प्रोफाइल ही शेयर कर सकते हैं कि हम कितनी स्ट्रगल के बाद या क्या कुछ हमने अपनी एजुकेशनल जो कैरियर है उसके अंदर किया हुआ था या एक्सपीरियंस हमारा क्या था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उन सारी चीज़ों की बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप हमने विन किया। यही ज़ाहिर चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन हो, आप जो भी लोग हैं वो करना चाहें कर सकते हैं।
उसके साथ जो है वो आप काइंडली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुर्की बुर्सलारी के हवाले से या कोई आप इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकें कि ये स्कॉलरशिप कैसा है, ताकि हमारे जो लोग अभी नए अप्लाई करेंगे उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। स्कॉलरशिप का यानी अप्लाई करने का प्रोसेस तो यानी काफ़ी जिसे कहते हैं इजी है। जी इजी इस तरह से है कि आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने के लिए, आपको जी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है आपको एडवाइजर ढूंढने के लिए। जी आपको जो सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है वो अपनी एक प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए करनी है। जी उसका भी प्रोफाइल को बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपकी को करिकुलर हम्म, एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। जी जी। आपकी आवाज़ रुक गई है मेरा ख्याल है। सिमी आपकी आवाज़ मुझे लगता है रुक गई है। आप करते हैं जी अब आपकी तो आपको आवाज़ बहुत आना सारी शुरू हो गई है, बीच लेकिन में जो आपकी आपका जो आवाज़ पहले आपका एक प्रपोजल हिस्ट्रिकल स्टूडेंट्स की आपकी आवाज़ रुक गई थी। जी काइंडली आपने अभी 1 मिनट में जो बात की है वो नहीं पहुंच सकी। आप काइंडली वो रिपीट कर दीजिएगा ताकि लोगों को समझ आ सके। हाँ जी, मैं रिपीट करती हूँ। जी जी यानी आपके मैंने ये कहा कि आप अप्लाई करना इसके लिए आसान है। आसान किस तरह से है कि आपको एडवाइजर से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, ऐसे ही। कोई यूनिवर्सिटी कुछ फाइंड नहीं करनी पड़ती। जी ठीक है, तो असल में तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, और वो भी उसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया, उसके अंदर आपको अपनी चीज़ें एंटर करते जाना है। हम्म, पूरी प्रोफाइल अगर आप अपने जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के, हम्म, तो अगर आप उनको स्कैन करके रखें तो विद इन 1 आवर आपकी जो बेसिक प्रोफाइल है वो फिल हो जाएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम जिसको फिल करने पे लगेगा वो टाइम है जिसे एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए वो है आपका जो मोटिवेशनल लेटर लिखना है, आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, आपने बिल्कुल रिसर्च प्रपोजल लिखना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो ऐसे वो ही। आपने जितना ज़्यादा अच्छा लिखा होगा उतना ही ज़्यादा आपका आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए चांसेस ज़्यादा होगा। हम्म। साथ साथ हम देखते जाएं कि लोगों ने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लेते जाएं और उनके जवाब भी देते जाएं। आप कंटिन्यू रखें। तो इसके अंदर डिपेंड करता है आपका जो जब रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि टाइटल से स्टार्ट करते हैं। हम्म तो टाइटल आपने नहीं सोचना, आपने सबसे पहले देखना है कि अगर आपका FYP अगर आप कर चुके हैं, MSPS का जो भी आपने FYP किया है या थीसिस किया है, उसके बाद अपनी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेन फोकस है, जिस पर आपकी स्ट्रेंथ है, आप उससे रिलेटेड एक रिसर्च प्रपोजल एक स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें, उसके ऊपर रिसर्च करें। और ऐसे ही नहीं कर लेना कि कहीं से भी कॉपी किया, उठाया, अपडेट करके सेंड कर दिया। तो पूरा प्लेजरिज्म चेक करके आप अपने वर्डिंग में उसे लिख के, और इसके लिए बाकायदा आपको नेट से टेम्पलेट मिल जाते हैं बेसिक, जिस तरह से अगर आपने MS कर लिया हुआ तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है इस स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे एक एमफिल का साइनॉप्सिस हम लिखते हैं अपने रिसर्च को प्रूव करवाने के लिए। या अगर आपने FYP किया हुआ है तो आपका FYP का जो आप एक रिसर्च उसको FYP का तो प्रपोजल खैर छोटा होता है, आप अपना जो थीसिस लिखते हैं उसका एक समरी कह दो, तो वो समरी आपने उसमें लिखनी है ऐसे ही है। लेटर ऑफ अगर इंटेंट। जो लोग जिनको नहीं पता FYP क्या होता है तो FYP फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है उसको FYP शॉर्ट में बोलते हैं। तो जी ज़ाहिर है वो आप सही कह रही हैं कि उसमें कम होता है, तो अगर MSc वाला होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन लिखे हुए पूछे जाते हैं वो जी जी प्रेफरेंसेस आपने सबसे एंड पर देनी है। वो प्रेफरेंसेस आपने किस तरह से सर्च करनी है, आप जब अपनी प्रोफाइल फिल कर लेते हैं, आपने अगर BS की बेस पर प्रोफाइल फिल की है तो आपको जो यूनिवर्सिटीज MS ऑफर कर रही हैं आपकी ही फील्ड से रिलेटेड या जिन फील्ड के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथमेटिक्स किया होगा, मेजर आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की बेस पर आप आगे जिन फील्ड्स में अप्लाई करते हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बल्कि ये जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है ये सबसे एंड पे हमने करनी होती है। जो जी। मेजर टाइम हमारा लगता है वो हमारा जो रिसर्च प्रपोजल लिखना है उसके लिए। रिसर्च प्रपोजल के अलावा जो मेरे से लास्ट में जो चीज़ आ जाती है वो होती है उसके अंदर हमने जो रेफरेंसेस देने हैं, जो हमने अपना रिसर्च प्रपोजल लिखा है उसके अंदर हमें जहाँ से वो कंटेंट इकट्ठा किया है उनके अगर हम बाकायदा जितने रेफरेंस देंगे, यानी कि जितने नहीं जो मेजर रेफरेंस हैं जो वेरीफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए क्या होता है उससे ज़्यादा आपकी जो एक प्रपोजल है उसकी एक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने एक प्रपोजल लिखा जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात कर लेती हूँ। मैंने कहा कि मैं कोई एक नई इक्वेशन ड्राइव करूंगी या मैं कोई नया मैथमेटिकल मॉडल लेकर आऊंगी। सही। ठीक है, तो मैंने दुनिया को इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, कि मैं किस तरह से काम करूंगी। प्रपोजल में मैंने ये नहीं बताने बैठ जाना, प्रपोजल में मैंने ये बताना है कि दुनिया को इससे फायदा कैसे होगा, इस मैथमेटिकल मॉडल को क्या वो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में किस तरह से मेरी रिसर्च यूज होगी ये चीज़ बहुत मैटर करती है आपके प्रपोजल में। जी जी। तो अगर आपने प्रपोजल में ये अच्छे तरीके से लिखी है तो आपकी एवेल्यूएशन में आपके पॉइंट्स थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसे ही। बाकी और इसके अलावा इसके अंदर टेस्ट हैं, टेस्ट जीआरई का टेस्ट है, टॉफल वगैरह के टेस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे टेस्ट हैं लैंग्वेज के टॉफल, आइलेट्स, और इसके अलावा हमारे पास एक चीज अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हैट वगैरह की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। ऐसे ही। तो अगर आपने ये टेस्ट ये हैं तो जो भी आपके मार्क्स हैं अगर आप वो एंटर कर देंगे तो आपका जो क्राइटेरिया है आपके थोड़ा सा मजीद बढ़ जाएगा, चांस बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको लाजमी हो जाएगा, थोड़ा सा चांस आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यानी इतने ज़्यादा इनके ग्रेड नहीं होते लेकिन ये डिपेंड करते हैं, ये आप बता रही होती हैं आपकी ओवरऑल जो आपकी प्रोफाइल, आपने यूनिवर्सिटी में क्या किया, क्या आप वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें भी आपके जो इंटरव्यू के दौरान इन चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इंटरव्यू। ऐसे ही है। बाकी आई थिंक बाकी आपका फिर वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, वो डिपेंड करता है आपने अगर कोई है, अगर आपने जॉब वगैरह की हुई है, और बाकी अगर आपको एकेडमिक में कोई अचीवमेंट है वो मेंशन करनी है। और इसके अलावा बाकी अगर आपके पास रिसर्च पेपर है, एमएस के जो स्टूडेंट हैं ये जो अभी इस साल अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो नेक्स्ट साल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका पास अगर एक कॉन्फ्रेंस पेपर है या अगर आप जर्नल पेपर है तो आपके बहुत ज़्यादा किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने एमफिल पाकिस्तान से करना है या अगर आपने बीएस पाकिस्तान से करना है उसके बाद आना है, तो पहले आप अपना यानी रिसर्च प्रोफाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम एक कॉन्फ्रेंस पेपर लाजमी निकालें अपना। अगर जर्नल पेपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक कॉन्फ्रेंस पेपर आपका लाजमी होना चाहिए। तो आई थिंक यही मेजर चीज़ें हैं। जी, थैंक यू सो मच। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। एक साहब नहीं, फीमेल हैं, उम्मे रुबाब, वो कहती हैं यूनी ऑफ पंजाब से एफिलिएटेड कॉलेज के बेसिक साइंस के स्टूडेंट्स जस्ट प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं, नो थीसिस एंड रिसर्च इन बैचलर लेवल, हाउ दे कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। इसके ऊपर आप कुछ जवाब देना चाहें? आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, इंटर्नशिप के थ्रू अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं तो आप अपने सुपरवाइजर के साथ कह के उनके रिसर्च, क्योंकि जितने भी चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उन्होंने रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, तो अगर आप उनके साथ उनकी रिसर्च के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो आपका भी उस पेपर में एक नाम आ जाएगा जिससे आपका जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया होगा तो उससे आपकी थोड़ी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही अच्छा किया हो तो उसमें से, जैसे सीमी ने पहले आपको गाइड किया
कि उसमें से आप चाहे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें। वहाँ पे मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, नास्ट के लोगों को, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, वो छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस में पेपर, जब आप बैचलर लेवल पे होते हैं आपको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बड़ी आसानी से ये काम हम कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको डिटरमिन्ड होने की ज़रूरत है कि आप ये काम करना चाहते हैं। तो आप पेपर लिखें। कॉन्फ्रेंसेस का पेपर को बहुत ज़्यादा जो है वो रिव्यूज़ वगैरह में नहीं जाता। तो आप सबसे पहली स्टेज पे एक कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो ज़रूर करें। अगर उससे नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, जैसे आपको सिमी ने पहले भी गाइड किया कि वो आप जनरल पेपर की तरफ चले जाएं, तो ये वाली जो चीज़ें इन्होंने सारी बताई हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप कंसिडर करें, इस बार अप्लाई करें। अगर अल्लाह करे आपका सबका हो जाए, अगर नहीं हो पाता तो उस सूरत में ऑल्टरनेट ऑप्शन में यही करें आप, जो अभी आपको साल मिले उसके अंदर कोई जॉब एक्सपीरियंस, जिस तरह इन्होंने पहले गाइड किया, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप लेटर आप ले लें, शॉर्ट कोर्सेज कर लें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, जिससे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नज़र आए कि जी आपने ये किया हुआ है, और उसकी बेस पे आप अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मुहीब ज़ीशान है जी, वो पूछ रहे हैं कि प्लीज़ टेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप बताना चाहेंगी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। बीएस के लिए आई थिंक आपका सीजीपीए 2-3 से, यानी एमएस के लिए आपका सीजीपीए, और पीएचडी के लिए 3 से अबव होना चाहिए, आई थिंक ऐसे है। अच्छा, उसमें जो है वो 70% है बीएस के लिए। अगर आपने अप्लाई करना है परसेंटेज में अगर बात करें तो 70% आपको चाहिए बीएस के लिए अप्लाई करना है। एमएस के लिए करना है 70, एमएस और पीएचडी के लिए 75% है। और जो मेडिकल डिग्री है, मेडिकल की कोई भी डिग्री, उसके अंदर 90% मिनिमम क्राइटेरिया आपको वो फुलफ़िल करना होता है। उसके साथ साथ जो है आपको एज लिमिट का भी ख्याल करना होता है कि आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो पीएचडी के लिए 35 है, एमएससी के लिए 30 है, और बीएस के लिए मैंने आपको यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिंक दिया है, इसके ऊपर काइंडली जाके विज़िट कीजिएगा। और बाकी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ पे जाके ये सारा क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कि यही क्राइटेरिया। बीएस के लिए आपको 21 है अपर लिमिट, तो आप इसको देखते हुए अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। और कोई सवाल है आप लोगों का तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम 7-8 मिनट्स के लिए यहाँ पे होंगे, फिर दोबारा फेसबुक पे आएंगे, वहाँ पे भी वालेकुम सलाम, काफ़ी देर बाद आप आए हैं, काफ़ी लंबी होगी आपकी गैर हाज़िरी। दोबारा से जो है ना वो क्लासेस को ज्वाइन करें और सीखें लैंग्वेज को भी। तो वहाँ अभी आप लोगों के पास टाइम है, 14 लोग इस वक्त देख रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप सवाल करें, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। किसी भी तरह की आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी स्टेज पे आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपको पूरा गाइड करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग अभी लाइव नहीं हैं तो उनके लिए अभी बताते हैं आपको वो भी जवाब। जो लाइव नहीं है वो बाद में देखें, तो वो यहाँ पे कमेंट्स में अपना कोई भी क्वेश्चन हो वो छोड़ दें, तो हम उसको बाद में भी जवाब, मैं मतलब कोशिश करूँगा आपको जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। 56 ईयर्स वाले जो हैं कर सकते हैं, ग्रेजुएट हु वांट टू स्टडी बिल्कुल करें, लेकिन उस सूरत में ये है कि असल में हम बात कर रहे हैं इस वक्त तुर्की बुर्सलारी के ऊपर, और कर सकते हैं। नहीं, जब आप सेल्फ फाइनेंस पे आएंगे तो उस सूरत में कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर आपने पैसे देने हैं और पैसे की हर जगह पे वैल्यू है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको जब आप पैसे दे रहे होंगे तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर आपकी इम्पोर्टेंस हो जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी स्कॉलरशिप मिलता है, बस आप उनका जो एज का क्राइटेरिया है, उनका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करेंगे तो आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेगा, आप अप्लाई करें। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसके अंदर एक
और भी कंस्ट्रेंट होती है जब आप जी। एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं। अगर आप करंटली कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, अगर आपने इसको मेंशन कर दिया है कि मैं करंटली कर रहा हूँ, तो आपको लेटर ऑफ जो उनसे एक परमिशन लेटर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो एनओसी, साथ में अटैच करना नो पड़ता ऑब्जेक्शन है, एनओसी। सर्टिफिकेट। वो साथ में आपको अटैच करना है, यानी एप्लीकेशन फिल करते हुए ही। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अभी से एनओसी के लिए अप्लाई कर दें ताकि वो लास्ट डेट तक आपको मिल जाए। मैंने आपको लास्ट वीक मैंने एक दिया था सेशन, फेसबुक पे भी है वो अवेलेबल। आप काइंडली उसको विज़िट करें। बेसिक प्रोफाइल कैसे जनरेट करना है मैंने उसके अंदर गाइड किया हुआ है। अगर आप उसको देख लें ना, तो आप अपना बेसिक प्रोफाइल जनरेट करना शुरू करें, जहाँ पे आपको ये जो बात है ना कि आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं, फील्ड से रिलेटेड होना कोई इतना मानी नहीं रखता। आपको जो बेसिक एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो सेम है। आपको सेम प्रोसेस से सब लोग उसी तरह से अपना पहले जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन बनाते हैं उस तरह से आपने उनका लॉगिन बनाना है। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। फिर उसे आपके प्रोफाइल पे लिंक आएगा, वहाँ से आपने उसको फॉलो करके आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जिस तरह आप कह लें कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप अपना डाटा डालते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा। और आपकी जो स्कैन डॉक्यूमेंट, जिस तरह से सीमी ने स्टार्ट में आपको बताया कि जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप विद इन एन आवर आप अपना बेसिक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आप उसको बिल्कुल बेसिक, जिस तरह से आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे आप अपलोड करेंगे। तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है एंड पे आपकी फील्ड, जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उसकी बेस पे आप आगे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। वो जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर सारा डाटा ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद आपको ऑप्शन देगा कि आप के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। आप अगर मेरा लास्ट वीक वाला सेशन जो मैंने फेसबुक पे दिया उसको देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे देख सकते हैं कि कौन सी डिग्री के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, और उनकी रैंकिंग कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप रैंकिंग में थोड़े से कॉन्शियस हैं तो आप रैंकिंग भी किस तरह से चेक कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर हमने, यानी मैंने लास्ट वीक उसके ऊपर किया था सेशन। आप काइंडली उस वीडियो को रेफ़र करें। उसके बाद स्टिल आपका क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीक हम दोबारा, नेक्स्ट वीक भी होंगे, कल एक और वकास साहब हैं वो मेरे साथ होंगे लाइव, तो आप उनसे भी अपने सवालात कर सकते हैं। वो आप किसी हद तक वो ज़्यादा आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। जी, कोई सवाल हो तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपना कमेंट छोड़ दें, जो भी आपका सवाल हो हम उसको जवाब देंगे। और अभी हम 1-2 मिनट के अंदर इसको मीटिंग को स्टॉप करेंगे और फिर उसके बाद फेसबुक पे सेम नाम से, जो चैनल के ऊपर आप आए हैं इसी नाम से फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे भी हम ऑनलाइन आएंगे, यानी लाइव आएंगे, वहाँ पे आपको गाइड करेंगे। मज़ीद आपके सवाल हों तो आप वहाँ से वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का ज्वाइन करने का। हम अभी फेसबुक में आ रहे हैं थोड़ी देर में, वहाँ पे ज्वाइन करें। मज़ीद आपके क्वेश्चंस हों तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग आई स्टे इन कैंपस फॉर पीएचडी बिकॉज आई कैन गेट ओनली 4 साल तो मिनिमम है जी, 4 साल मिनिमम है अगर आपको लैंग्वेज पहले से आती हो, और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो 5 साल का है। 5 साल के लिए आपको आना पड़ेगा। उसमें बीच में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि समर में आप वापस जाके ज्वाइन कर लें और समर के बाद दोबारा आ जाएं। तो इस तरह का कोई आप ऑप्शन अगर आपके लिए फिजिबल है तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये यहाँ पे जो मिनिमम पीएचडी का ड्यूरेशन है वो 5 साल है, वो आपको पूरा करना ही करना है डिग्री लेने के लिए, अदरवाइज़ डिग्री आपके दरमियान में ही रह जाएगी।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में वहाँ पे फेसबुक पे एहका उर्दू के नाम से, इसी जिस तरह से आपने चैनल का नाम देखा, इसी तरह से फेसबुक पे हम अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह लाइव आते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक और शेयर कर जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह।